स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले भैया हमारी क्लास 11 बहुत ही ज्यादा बेकार गई है। अब हम क्लास 12 में कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं, हम कैसे भैया अपने क्लास 12 के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस वीडियो कंप्लीट डिटेल में वीडियो रहने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। और साथ में आप सभी के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज रहेगी, जितने भी क्लास 12 वाले बच्चे हैं तो वो आपको लास्ट में ही पता चलने वाली है। अब देखो, तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम है कि भैया 11th जो हमने अपनी खराब कर ली है, अब हम चाहते हैं 12th को सुधारना। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है। और अब ये बात हमेशा ध्यान रख लेना कि कोई भी इंसान हो जिसने गलती करी है या जिससे कोई भी चीज नहीं हुई है या किसी भी चीज में वो फेल हो जाता है, या फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम क्रैक करने गए, हमसे वो क्रैक नहीं हुआ, तो हमें अपनी उस जर्नी के दौरान पता होता है कि हमारी गलती क्या हुई है। क्या हमारी गलती ये थी कि हमने नोट्स नहीं बनाए? क्या आपकी गलती ये थी कि आप अपने स्कूल को सही से अटेंड नहीं किए? क्या आपकी गलती ये थी कि आप अपनी कोचिंग सही से अटेंड नहीं किए? क्या आपकी गलती ये थी कि आपने सही से रिवीजन नहीं करा? ठीक है, क्या आपकी गलती ये थी कि आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में फ्रेंडशिप में इंक्लूड हो गए थे? ठीक है, क्या आपकी गलती ये थी कि आप रिलेशनशिप्स में आ चुके थे जिस वजह से आपने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया? कोई भी गलती हो सकती है, हम रियलिस्टिक रह के बात करेंगे सारी चीजों पर। बट सबसे पहला काम है आपकी लाइफ में आपको मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना। अब ये हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो मिस्टेक है वो अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी बच्चे का मैथ्स में किसी को इश्यू हुआ है तो हम ये चेक करेंगे कि मैथ्स में हमारी क्या दिक्कत थी। क्या हमें टीचर, देखो ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, एक बात ध्यान रख लेना, ब्लेम तो सब करते हैं लेकिन सॉल्यूशन कुछ ही लोग ढूंढते हैं। ऐसे ब्लेम करने को तो मैं भी किसी चीज को ब्लेम कर सकता हूं, बट सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ब्लेम पे फोकस नहीं करना है। क्या आपको केमिस्ट्री में दिक्कत थी? ठीक है, अब भैया चलो हमने भैया अपनी मिस्टेक्स को ढूंढ लिया। अब जब आपने अपनी मिस्टेक्स को ढूंढ लिया है तो नंबर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्यूशन, कि हमें सॉल्यूशन ढूंढना है उस मिस्टेक का। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको इस बार जो है 12th में सबके अच्छे नंबर आने चाहिए, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। और सबसे पहली चीज की मैं हर एक सब्जेक्ट के अच्छे से नोट्स बनाऊंगा। मैं जो भी चीज पढ़ूंगा उसको नोट्स के साथ ही पढ़ रहा हूंगा, या मैं यूट्यूब से किसी भी टीचर के लेक्चर्स देख रहा हूं तो मैं उसको नोट्स बनाऊंगा ताकि मुझे बाद में याद रहे। या जब मुझे, अब देखो नोट्स क्यों बनाते हैं, नोट्स हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज हमारे हैंड की मेमोरी होती है। ठीक है, और दूसरी चीज हमारा फैक्टर ये है नोट्स बनाने के पीछे कि जब हमें अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन करना होगा तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज नोट्स जो है वो हम खुद से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर आपकी कोई कोचिंग में दिक्कत है तो मैं इस बार पहले बहुत अच्छे से हर कोचिंग का फीडबैक ले लूंगा, हर कोचिंग में जाके थोड़ा ट्रायल ले लूंगा, उसके बाद मैं अपनी कोचिंग्स में एनरोल करूंगा। क्या ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है? ठीक है, तो भैया मैं जो है अपनी कोचिंग की दिक्कत सॉल्व हो गई। थर्ड इशू क्या है हमारे साथ? तीसरा इशू हो सकता है कि स्कूल की दिक्कत है, कि स्कूल में टीचर ने पढ़ाया नहीं, तो भैया इस बार जो है ना मैं अपने टीचर को चेंज करवा लूंगा। ठीक है, या फिर मैं उनसे डिस्कस करूंगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डाउट डिस्कस नहीं करते हैं, एक बिलीव में रहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आप लोगों को, जब भी हम कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोई भी स्कूल में नया टीचर आता है तो हमें कोई ना कोई क्या होता है, एक पहले से बिलीव मिल जाता है कि ये टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर बहुत बेकार है। अगर आप उस बिलीव को हटा करके किसी भी टीचर से पढ़ने की कोशिश करोगे तो हर टीचर अपना बेस्ट देता है और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, भैया हम रिवीजन नहीं कर पाए। अब रिवीजन क्यों नहीं कर पाए? रिवीजन करने का तरीका क्या है कि आपके पास भैया नोट्स ही नहीं होंगे रिवीजन करने के लिए, या आपने किताबें नहीं खरीदी होंगी। ठीक है, बुक्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा किताबें नहीं खरीदनी है। एक बात ध्यान रख लेना है, आपको सिर्फ क्लास 11 तक पढ़ना है, ना कि आपको क्लास 11 की लाइब्रेरी खोल के रखनी है। ठीक है, कहीं ये मत करने लग जाना कि भैया हमने इनका सुना, अरे ये किताब बहुत अच्छी तो ये खरीद लेते हैं। ठीक है, दोस्तों पूछा भाई तुम्हारी कोचिंग में कौन सी बताई गई है? अच्छा वो बताएगी, वो बहुत अच्छी, वो खरीद लेता हूं मैं। अच्छा भाई तेरी कोचिंग में क्या बताएगा? ये बताएगा, चल मैं ये खरीद लेता हूं किताब। तो ये सबसे बड़ी गलती है बच्चे जो क्लास 12th में 11th में जेईई नीट के दौरान करते हैं, कि एक किताबें रिसोर्सेज आपको लिमिटेड रखने हैं, बस उनकी डेप्थ में जाके आपको पढ़ाई करनी होती है।
हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिसोर्सेज को अपना इतना अनलिमिटेड बना देते हैं कि ये किताब भी ले ली, ये भी ले ली, फिर ये भी ले ली, फिर ये भी ले ली, फिर हम देख रहे हैं यार ये किताब, अब भाई हमने पढ़ा एक चैप्टर, फिर देखा अरे यार इसमें भी मजा नहीं आ रहा, फिर हमने ये किताब देखी, फिर ये देखी, फिर ये देखी। तो इससे क्या होगा, इससे हम अपने ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है। ओके, अब प्रॉब्लम्स, कॉमन मिस्टेक्स के सॉल्यूशन ढूंढने के बाद में आपको कुछ बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो कि आप बहुत ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि भैया सिलेबस तो कम हो गया, क्या क्लास 12th आसान है? जी नहीं। देखो एक बात आप लोगों को समझा देता हूं कि जैसे जैसे सीबीएसई जो है आपका लिए सिलेबस कम कर रही है, जैसे सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, वैसे वैसे आप देखोगे आपके जो एग्जाम की डिफिकल्टी है वो राइज करेगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर हम बात करें, जब सिलेबस आपके पास बहुत सारा सिलेबस है तो क्या होता है कि यूनिट वाइज सीबीएसई रेस्ट्रिक्ट होती है कि हर यूनिट से उनको इतने एक फिक्स नंबर का जो पेपर है, फिक्स नंबर के टॉपिक जो है वो उठाने ही उठाने हैं। अब जब उनका ये सिलेबस छोटा हो जाएगा ना, सिलेबस छोटा हो जाएगा, मार्क्स तो आपके उतने ही है। अब क्या होगा, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स में हार्ड टॉपिक्स भी और हार्ड क्वेश्चंस भी वहां पर फॉर्म किए जा रहे होंगे। तो भैया क्या हम इससे डरें? जी डरना नहीं है। आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना है। क्या करना है? डिसिप्लिन क्रिएट करना है। देखो आपको सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल ये आता है बच्चों का, भैया हम कितने घंटे पढ़ें? क्या भैया हम 10 घंटे पढ़ें? क्या भैया हम 5 घंटे पढ़ें? क्या भैया दिन के 12 घंटे पढ़ें? दिन के 16 घंटे पढ़ें? तो सबसे पहले इसका जवाब ढूंढ लेते हैं कि हमको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी की बात कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास भी 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे हैं। ठीक है, तो अब इस 24 घंटे का हम कुछ, अब इसमें हम 25वां घंटा ऐड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला रूल फॉलो करना है कि हमें अपनी चीजों को एक डिसिप्लिन वे में तैयार करना है। अब इस अगर डिसिप्लिन वे की मैं बात करूं तो क्या करना है? हमको जो एक है टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब टाइम टेबल जो है वो दो तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है हमारा स्टैटिक टाइम टेबल, दूसरा है डायनामिक टाइम टेबल। और मैं भरोसा नहीं करता हूं स्टैटिक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, बिकॉज क्या होता है कि हम सब इंसान की लाइफ में डेली अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। हम क्या करेंगे? डायनामिक टाइम टेबल बनाएंगे। अब इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी देता हूं, वो पहले ध्यान से समझो, तब आपको इसका जवाब मिलेगा कि आपको कितना घंटा जो है वो पढ़ना चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोने के टाइम पर, ठीक है, जब भी आप नाइट में सोने जा रहे हो तो हम एक बनाएंगे अपनी टू डू लिस्ट। क्या बनाएंगे? टू डू लिस्ट कि नेक्स्ट डे हमें कौन कौन से काम करने हैं, और ये जो लिस्ट हमारी बनेगी ये हमारी होगी प्रायोरिटी के ऑर्डर पर। जैसे सबसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे अगर सबसे पहला हमारा काम है कि हमें फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिवीजन करना है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद हम अपने काम जो है वो कुछ इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से जो अगले दिन सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला काम है, सबसे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। इस तरीके से क्या होगा, आपके जो डेली के गोल्स पूरे हो रहे होंगे। और जब आपके डेली के गोल्स पूरे हो रहे होंगे तो आप लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होंगे, पहली चीज तो। और दूसरा, आप स्ट्रेटेजिकली सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। ओके, अब सब इस सवाल का आप आंसर ले लो कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, देखो जनरली आपको एक फैक्टर का ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है पढ़ते टाइम पर। भैया कंसिस्टेंसी से मतलब क्या है? मेरा कंसिस्टेंसी से ये मतलब है कि होता क्या है ना, हम वीडियो देख लेते हैं मोटिवेशनल वीडियो, और एक दिन तो हम एकदम 8 घंटे पढ़ लेते हैं। ठीक है, बात कर रहा हूं, 8 घंटे पढ़ लिया। अगले फिर हमने बेटा 4 दिन, अगले जो 4 दिन है ना, हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। तो एक दिन 8 घंटे पढ़ने का और अगले 4 दिन ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप दिन के, मैं सिर्फ बात करूंगा, आप अगर दिन का 4 घंटा भी देते हो, कितना देते हो? अगर आप दिन का 4 घंटा भी सही से दे रहे हो, ठीक है, क्लास 12th का स्टूडेंट हो, अगर आप दिन का 4 घंटा भी कंसिस्टेंटली देते हो
तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं 95% से ऊपर नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आप इस चीज को फॉलो कर लोगे तो, क्योंकि कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा पावर होती है। अब आप ये भी देखो ना, और आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इन 4 घंटों का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करना है, क्योंकि आप अगर स्कूल में हो, एक बात ध्यान रखो, अगर तुम स्कूल में हो और कोई चैप्टर तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है, तो इस चैप्टर नंबर 1 को हम बिल्कुल सही तरीके से पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे होंगे, बिकॉज आपको अपने दिन के 24 घंटे में से टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम स्कूल में अगर बैठे हैं तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा, हम बैठे हैं दोस्तों से बात कर रहे हैं, और भाई क्या हाल चाल है उसकी वाली के, उससे कुछ नहीं होना बेटा, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा आपका। और फिर सेम चीज हम कोचिंग में कर रहे होते हैं। मतलब देखो ना कि यार हम स्टूडेंट्स कई सारे ऐसे होते हैं, मतलब हमने खुद ही अपने पेरेंट्स का पैसा कोचिंग में जमा करा और वहीं बैठ के हम बातें कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, क्या मतलब है? एट लास्ट फाइनली जो है लॉस आप अपना कर रहे हो, किसी और का लॉस नहीं कर रहे हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर आप अपना स्कूल में बैठे हो या फिर आप कोचिंग में बैठे हो तो आपको उस टाइम पर भी प्रोडक्टिवली पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या बनाना है, सबसे एक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी आप पढ़ो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, तो आपको उस चैप्टर के नोट्स जरूर बनाना है, बिकॉज नोट्स सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, ये बात ध्यान रख लेना, लिख लो अभी आप, ठीक है। फिर आप बाद में जो है ना सबके नोट्स ढूंढते फिरोगे, और ये बात ध्यान रख लेना कि जो आपके नोट्स होंगे ना वो सबसे ज्यादा दी बेस्ट नोट्स होते हैं, ठीक है, रादर कि आप किसी और के नोट्स को लो। नेक्स्ट इज नंबर 3। अब जैसे जैसे आप चैप्टर को कवर करते जाओ, आप अभी से ही PYQs पर फोकस करो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी CBSE के 10 साल के जो PYQs हैं वो हम अभी से लगाएंगे, बिकॉज हम अपनी प्रिपरेशन को अभी से लेवल अप करते हुए चलेंगे, ठीक है। और अब अगर आप अप्रैल से शुरू कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप दिवाली तक आते आते अपना पूरा सिलेबस जो है वो आप कंप्लीट कर लो, बिकॉज जब आप इतना टारगेट बना के चलोगे तब आप दिसंबर तक कहीं जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा मैं। अब मैं बात करता हूं ये सरप्राइज की मैंने आप लोगों से बात की थी, वो सरप्राइज आपके लिए कि आपको इस चैनल पर, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आपको इस चैनल पर वीडियोस भी मिल रहे होंगे, साथ में एक कंप्लीट बैच लॉन्च किया जाएगा जो बच्चे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब इस कंप्लीट बैच में ये 2 टाइप के बैच लॉन्च किए जाएंगे। पहला वो बैच लॉन्च किया जाएगा जो कि ईयर लॉन्ग बैच होगा, जिसमें कि मैं भी आप लोगों की तरह ही दिवाली तक हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे या उससे पहले कंप्लीट कर रहे होंगे। दूसरा जो बैच रहेगा वो सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जिसमें हम जून के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर कंप्यूटर साइंस का पूरा ही सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज कई सारे बच्चे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका जो समर वेकेशन है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए और जो उनके मेन सब्जेक्ट पर बाकी वो फोकस कर सके। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए बैच की, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास ये जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और साथ में आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। क्लास 12 से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो जब भी आएंगे, जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूंगा। और अगर कोई भी डाउट है आपके मन में किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो बस चलते हैं इस वीडियो से, मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चलता हूं मैं, आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए।